तो बच्चों दो केस हो गए अपने पास में कैपेसिटर के। एक अपने पास में हो गया वायर कनेक्शन प्रॉब्लम का, एक हो गया अपने पास में इन्फिनेटिव सीरीज का। अब एक थर्ड केस लेते हैं, पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम। पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम में देखो कैसे होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इसका। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, एक ही प्लेट गिवन है ऐसे, और ये एक आपको गिवन है ए प्लेट, और ये गिवन है बच्चों आपके पास में कोई बी प्लेट, और ये वाली जो डिस्टेंस है डी है, ये डिस्टेंस ये बच्चों डी है, और ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है, डी है। आपको फाइंड क्या करना है, इसमें सारा क्वेश्चन सेम है, सी इक्विवेलेंट ए बी फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है बच्चों, इसमें ए और बी पॉइंट के बीच में सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई एक प्लेट ये है, तो ये तो जाना करने से वायर है, ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म है, ये वायर है। ठीक है, ये प्लेट और ये वायर होता है, एक प्लेट ये, और इनके बीच की डिस्टेंस डी है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, इनके बीच की डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, और बच्चों ये पॉइंट आपके पास में क्या है, बी है। अब आपको फाइंड करना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को देखो कैसे सोल्व करोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करना। देखो कैसे सोल्व करोगे, शॉर्टकट मेथड देखो इसका। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, चुटकियों में सोल्व करेंगे इसको। देखो इसको सोल्व करने का तरीका देख लो भाई। ये वाली जो प्लॉट है, ये वाली प्लेट है ना, इसको एक्स मान लो। क्या मान लो, एक्स मान लो। ये ए है, तो ये सिंगल वायर है, आप इसको वायर ही मानो, ये पूरा वायर है। ये दानक ना कोई रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस नहीं है, सिंपल है ये। तो ये कितना हो गया बच्चों, ए। ठीक है, ये एक्स है, तो ये भी कितना होगा, एक्स एक्स एक्स। तो यहाँ पर भी बच्चों ये कितना आएगा, एक्स। मैंने पहले कहा था जब तक वायर में आर सी एल ना जुड़ा हो, उस पर दानकना पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये एक्स पोटेंशियल है तो दानकना ये सिंपल वायर है ये, ठीक है ना। कुछ बुक्स में ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है दानकना, कुछ बुक्स में ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये एक्स है, तो यहाँ पर भी दानकना क्या आएगा, एक्स आएगा। ज़्यादातर ये ऐसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा ऐसी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई ये क्या है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल वायर है ये। तो ये वायर है, तो यहाँ पर देखो x है, तो बच्चों यहाँ पर भी कितना आएगा, x। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो a है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, a। यहाँ पर कितना है, b है, तो बच्चों यहाँ पर भी कितना आएगा, b आएगा। तो अब ये देखो एक x और b के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक बच्चों ये a और x के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये सॉरी एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये कितने कैपेसिटर बन गए, 3। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखो a पॉइंट, यहाँ पर लिखो b पॉइंट, क्योंकि जिन दो पॉइंट के बीच में आपको जिन दो पॉइंट के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है, उनके बीच में मैंने कहा था बैटरी लगा दिया करो, आप बैटरी लगा दिया करो, ठीक है ना। ये V वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच में ये बैटरी ऐसे लगाई हुई है, हालांकि कुछ काम की नहीं है अपनी ये बैटरी, ठीक है ना। कंसेप्ट ये होता है कि जिन दो पॉइंट के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उनको हमेशा कॉर्नर में लिखो। उनको हमेशा कहाँ लिखोगे, कॉर्नर में। और बीच में देखो कौन सा पॉइंट आएगा, एक्स। तो ये रेजिस्टेंस देखो किसके बीच में है, एक्स और ए के बीच में। बहुत बढ़िया, ये हो गया ए और एक्स के बीच में, बहुत ही बढ़िया। और ये वाला देखो किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में। तो ये फिर हो गया बच्चों ए और एक्स के बीच में, बहुत बढ़िया। और ये वाला देखो किसके बीच में है, एक्स और बी के बीच में। तो ये हो जाएगा एक्स और बी के बीच में। समझ में आ गया। अब आपको पता है सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो आप ये देखो सबका एरिया सेम है, इसका एरिया दानकना एरिया जो है सबका क्या है, सेम है, ठीक है। एरिया सबका सेम है, एप्सिलॉन है, और इसके बीच की देखो डिस्टेंस डी, इसकी डी, इसकी भी डी। तो अगर ये कैपेसिटेंस को मैं सी लेता हूँ तो ये भी सी होगी, और ये भी कितनी होगी बच्चों, सी होगी। समझ गए ना, सी क्यों होगी, क्योंकि देखो एरिया सबका क्या है, सेम है। एरिया सबका क्या है, सेम। एप्सिलॉन नॉट, इसमें एयर है, इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है, ये डी है, ये भी डी है, ये भी कितनी है, डी। तो अब ये देखो ये दोनों तो कॉम्बिनेशन कौन से कॉम्बिनेशन हो गए, बताओ रे बच्चों, ये कौन सी कॉम्बिनेशन, सीरीज की पैरेलल कॉम्बिनेशन। चार्ज देख लो, चार्ज यहाँ आएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, बट गए ना चार्ज। तो ये हो गया सी, और सी कितना हो गया, 2C। ये ए पॉइंट, ये कितना हो गया बच्चों, सी, ठीक है। एक्स का कोई काम नहीं है, अब यहाँ पर एक्स मत लिखो। अब सी इक्विवेलेंट, ठीक है, ए बी कितना आ जाएगा, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो रहा है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 2C इंटू सी, और दोनों को जोड़ दो, 3C। सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने कहा था, इसको याद कर लेना, C1 C2 C1 प्लस C2। ये किसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, सीरीज का। सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है जब कितने कैपेसिटर होते हैं, 2, ठीक है। तो सी
सी गया कितना आया 2c/3। तो C इक्वलेंट ए बी जो आएगा 2/3c और C की वैल्यू रख दो। आप C की वैल्यू जरूर रखना। C की वैल्यू कहाँ है A/(D). दानंगना एरिया सबका सेम लिया मैंने, इसका एरिया ए है, इसका ए है, इसका ए, एरिया सबका सेम है, तो वो फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिखो फिर इसका एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन ये देखो उसका, ये P ले लो, इस बार ये आप क्या ले लो, इस बार Q ले लो, और दानंगना ये डिस्टेंस कितनी है D है, ये डिस्टेंस कितनी है D है, और डिस्टेंस कितनी है D है, ठीक है। और सबके बीच में दानंगना यहाँ पर एरिया सबका सेम है, और मीडियम जो आप सब में ले रहे हो, मीडियम सब में दानंगना क्या है बच्चों, एयर है, ठीक है, क्या है, एयर है। तो अब इसमें आपको फाइंड करना है C इक्वलेंट PQ, C इक्वलेंट PQ, P और Q के बीच में आपको C इक्वलेंट फाइंड करना है। अब देखो बच्चों कैसे करोगे, शॉर्टकट मारते हैं, एरिया सबका सेम है, डिस्टेंस सबकी D है, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि भाई सब कैपेसिटर कितने हैं, ये कितने कैपेसिटर हैं। देखो तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका देखो कैसे करोगे, इसको नाम दे दो आप X, तो ये X है, तो ये भी साहब क्या हो गया X, ये X हो गया। अब ये देखो P है, तो ये भी कितना हो गया P, ठीक है, ये क्या हो गया, कहीं पर भी लिख दो P, और ये कितना हो गया साहब Q। तो एक कैपेसिटर देखो P और X के बीच में हो गया, एक कैपेसिटर P और Q के बीच में हो गया, एक हो गया Q और X के बीच में। तो टोटल कितने कैपेसिटर बन गए अपने पास में, 3 बन गए। अब मैंने कहा था कि जिन 2 पॉइंट के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है ना, उनको साइड में लिख दो, ये P और साहब ये कितना हो गया Q। आपको P और Q के बीच में निकालना है, तो P और Q को साइड में रख दो, P और Q को साइड में लिखो, तरीका है ये। कि फिर आप चाहो तो बैटरी कनेक्ट करो तो कर दो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा पॉइंट बच गया आपके पास में X, कौन सा पॉइंट बच गया X। तो पहला देखो P और Q के बीच में है, तो ये रहा P और Q, ये P और Q के बीच में हो गया, बहुत बढ़िया। और दूसरा देखो P और Q के बीच में, तो ये P और ये Q, तो ये देखो ये हो गया बच्चों P और Q के बीच में। और तीसरा देखो Q और X के बीच में, तो ये Q और ये X, ये हो गया। अब सबकी कैपेसिटेंस कितनी होंगी, A/(D). एरिया देख लो सबका सेम है, बढ़िया बात है। सबके बीच में एयर है, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, बढ़िया है। इसके लिए देखो ये D और ये D, यानी कि ये कैपेसिटेंस C और ये भी C, और बच्चों ये भी कितना हो गया C। तो P, ठीक है, ये कितना हो गया C, और ये दोनों देखो कौन से कॉम्बिनेशन में है भाई साहब, चार्ज यहाँ आएगा, इसमें चार्ज बढ़ गया, जो चार्ज इसमें जाएगा वो भी इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो ये C है, तो ये भी कितना है C है। तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज में। भाई साहब ये कॉम्बिनेशन ध्यान से देखो रे, ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, सीरीज। हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों सीरीज में है, बढ़िया बात। तो इनका C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C × C, और ये कितना हो गया 2C, तो कितना हो जाएगा C/2। कौन सा फॉर्मूला काम में लिया मैंने, C1 C2 अपॉन में C1 + C2, दोनों सीरीज में है। मैंने पहले कहा था सीरीज के जब भी 2 कैपेसिटर हो तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, C1 C2 C1 + C2, बहुत यूज आएगा ये। तो अब इसकी जगह मैंने एक ये लगा दिया, कितना C/2, और ये पॉइंट कौन सा हो गया Q। अब ये देखो ये C, ठीक है, और ये कितना हुआ C/2। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, पैरेलल है। अरे भाई साहब यहाँ से चार्ज आया, कुछ यहाँ मिल गया, कुछ यहाँ, चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, चार्ज बढ़ा, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल। तो अब आपके पास में जो C इक्विवेलेंट आएगा P और Q का, वो कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दो, C + C/2 कितना हो जाएगा 3/2C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2C। C की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा आपके पास में A/0D, 3/2 A/0D, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/2 A/0/D, ये हो गया। समझ में आ गया भाई। ये P है, इसको क्या नाम दे दिया P, ये Q है, इसको क्या नाम दे दिया Q, इसको S देंगे, ठीक है ना। ये X है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा S, क्योंकि दानकना ये सिंपल वायर है, ये क्या है आपके पास में, सिंपल वायर है ये। तो सिंपल वायर में मैंने कहा था जब तक R C L जुड़े हो
एक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये एक्स पोटेंशियल है तो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर कितना रहेगा एक्स। ये पी है तो ये कितना रहेगा पी रहेगा। ये क्यू है तो कितना पोटेंशियल रहेगा क्यू ही रहेगा। लिख केस नंबर बच्चों 4, लास्ट केस हो गया अपने पास में, केस नंबर 4 हो गया। ये कौन सा, वेट स्टोन ब्रिज, ठीक है। वेट स्टोन ब्रिज क्या होता है, देखो वेट स्टोन ब्रिज जो है वैसे तो डिटेल में आएगा अपने पास में, सर्किट का ही है मेन जो ये चैप्टर है। ये जो है वेट स्टोन ब्रिज सर्किट में आएगा क्या होता है, लेकिन कैपेसिटर में इसके कुछ क्वेश्चन है तो वो देखते हैं अपन वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लो आपको ये कोई कैपेसिटेंस गिवन है आपको, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा हुई है और ये जो पॉइंट है ए है, ये यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो पॉइंट है बी है, मैं आपसे पूछता हूँ सी इक्विवेलेंट ए बी और इसकी कैपेसिटेंस मैं कहता हूँ 1 माइक्रोफैरड है और बच्चों इसकी कितनी है 2 माइक्रोफैरड है, 1 2 और इसकी मान लो 3 माइक्रोफैरड है। ये कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड हो गया। और इसके बीच में एक कैपेसिटेंस मैं और लगा देता हूँ ये, और ये 3 4 इसको आपकी मर्ज़ी है 10 माइक्रोफैरड मान लो, 10 माइक्रोफैरड। अब इस ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करोगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको देखो बच्चों कैसे सोल्व करोगे आप, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसको कैसे बोलते हैं, वेट स्टोन ब्रिज। तो देखो, तो ध्यान से देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। तो अगर मैं कहता हूँ भाई साहब ये मेरी C1 है और ये मैं कहता हूँ C2 है और ये मेरे पास में मान लो C3 है और ये मेरे पास में C4 है और मैं कहता हूँ बच्चों ये कितनी है C5 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बच्चों x और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया y। इस पॉइंट को मैंने दे दिया x और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया v। अब इसका डायग्राम देखो ऐसे बनता है अपने पास में कि जिन दो पॉइंट का पोटेंशियल आपको फाइंड करना है ना उनको साइड में लिख लो। मैंने पहले कहा था आपको फाइंड क्या करना है, C इक्विवेलेंट ए बी। तो आपको A और B के बीच में C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो A और B को साइड में लिख लो। अब जो भी रेजिस्टेंस है जिन पॉइंट के बीच में, बाकी के 2 पॉइंट आप यहाँ लिख दो, यहाँ x लिख दो और बच्चों यहाँ क्या लिख दो y। पहला रेजिस्टेंस देखो C1 किसके बीच में है, C1 देखो A और S के बीच में है, ठीक है। C2 देखो किसके बीच में है, A और Y के बीच में है, ये C2 हो गया, ठीक है। और C3 देखो किसके बीच में है, भाई इसको मैंने नाम दिया x, अपनी मर्जी से दिया, आपकी मर्जी है कुछ भी नाम दे दो। इसको मैंने x नाम दे दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया y। तो पहला रेजिस्टेंस देखा मैंने C1 देखा, कैपेसिटर देखा A और S के बीच में है तो मैंने A और S के बीच में C1 बना दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने C2 देखा, C2 देखो A और Y के बीच में है तो A और Y के बीच में मैंने C2 बना दिया। अब C3 देखो X और B के बीच में, भाई ये B है तो यहाँ पर भी कितना होगा B होगा, सिंपल वायर है, ये B है, ये B है तो ये X और B के बीच में। अब इसमें कंफ्यूज मत होना सर यहाँ B है तो हमें, अरे भाई सब सिंपल वायर है, यहाँ B है तो यहाँ पर भी कितना होगा B होगा, यहाँ पर भी बच्चों ये कितना होगा B होगा, सिंपल वायर है ना, यहाँ B यहाँ B यहाँ B, तो ये X और B के बीच में। तो ये हो गया बच्चों मेरे पास में X और B के बीच में कौन सा हो गया मेरे पास में, ये C3 हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये मेरे पास में हो गया Y और B के बीच में, यहाँ पर भी B है, ये Y और B के बीच में कौन सा हो गया C4 हो गया, कितना हो गया C4 हो गया। और ये जो है मेरे पास में लास्ट में ये मेरे पास में कितना हो गया C5 हो गया। और इसके बीच में चाहो तो बैटरी लगा दो आप, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना, कंडीशन होती है बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज, शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं WSB, वेट स्टोन ब्रिज। उसमें क्या होता है डिस अपॉन डिस, C1 अपॉन C2, देखो डिस अपॉन डिस, डिस अपॉन डिस, तो C3 अपॉन C5, ठीक है। ये कंडीशन होती है, कैसे आई ये अपन सर्किट में देखेंगे इसको डिटेल से, ठीक है। तो डिस अपॉन डिस, अगर डिस अपॉन डिस हो, अगर ऐसा हो, ध्यान रखना अगर ऐसा हो तो Vx इक्वल टू क्या होता है Vy, यानी कि Vx जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना पोटेंशियल यहाँ होगा। Vx का मतलब क्या हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू
पोटेंशियल एट वाई। तो मेरे बच्चों यहाँ पोटेंशियल अगर x है, यहाँ भी x है, तो बताओ इसमें करंट कितनी होगी? 0 होगी। करंट कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। अगर इसमें 0 होगी तो फिर इसको क्या करोगे? रिमूव कर दो। इसको क्या कर दोगे? रिमूव कर दो। मैंने पहले कहा था जिस कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं होती उसको क्या कर दो? रिमूव कर दो। अगर डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस है तो इसका मतलब इसमें करंट कितनी होगी? 0 होगी। इसमें करंट कितनी होगी? 0। अब इसमें करंट नहीं जा रही, करंट क्यों नहीं जा रही? अगर मैं कहता हूँ भाई साहब यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, तो इसमें करंट कोई फ्लो नहीं होगी। अब पोटेंशियल कैसे सेम होगा ये सर्किट में देखेंगे। फिलहाल इस कंडीशन को ध्यान में रखो। अगर डिस अपॉन डिस और डिस अपॉन, देखो डिस अपॉन डिस, डिस अपॉन डिस, डिस अपॉन डिस, तो ये देख लो ये कितना है? ये 1 है, 1 माइक्रोफेरेड है। और बच्चों ये कितना है? C2 कितना है रे? 2 माइक्रोफेरेड है। कितना है? 2। इसको मैंने कितना लिया है? 3 माइक्रोफेरेड लिया। इसको बच्चों मैंने कितना लिया? 6 माइक्रोफेरेड लिया। तो देख लो कंडीशन बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो 1/2 और 3/6 हो रही है कि नहीं हो रही है? इस कंडीशन को देख लो, ये 1/2 और ये 3/6, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? इन दोनों का रेशो 1:2, इन दोनों का रेशो 1:2, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसको क्या कर दो? रिमूव कर दो। ये अपने कुछ काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, इसको रिमूव करो। ठीक है, यहाँ तक इसको पहले लिख लो। इसको यहाँ तक लिख लिया होगा? ठीक है, लिख लिया। अब देखो अब क्या करोगे? अब इसको बच्चों रिमूव कर दो। ये मेरे कुछ काम का नहीं है, ये मेरे कुछ काम का नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब खेल यहाँ से शुरू हुआ अपने पास में। भाई साहब देखो यहाँ से मैं कहता हूँ चार्ज आया Q, यहाँ पर कितना आया Q, इसको मिला Q1, इसको कितना मिला Q2। तो इन दोनों में देखो चार्ज सेम होगा कि नहीं होगा? अरे इसमें Q1 है तो साहब इसमें भी Q1 है, यानी कि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हुए? ये दोनों बताओ कौन से कॉम्बिनेशन में हुए? सीरीज कॉम्बिनेशन में हुए कि नहीं हुए ये दोनों? ठीक है, हाँ कि ना? अरे हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ इन दोनों का? ये हो गया सीरीज में। ये किस में है बच्चों? सीरीज में। कैसे मालूम चला कि भाई साहब यहाँ से देखो चार्ज आया Q बट गया, ठीक है, इसमें Q1 गया तो इसमें भी कितना जाएगा? अरे भाई साहब इसमें चार्ज Q1 गया तो इसमें भी Q1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। सीरीज में कैसे सोल्व करोगे? इनका सी इक्विवेलेंट, इन दोनों की गुणा 1 × 3 और 1 + 3, तो 3/4 माइक्रोफेरेड हो जाएगा ये। ठीक है, और इधर से इन दोनों को देखो, ये दोनों बताओ किस में है? ये दोनों, ये भी सीरीज में है। किस में है बच्चों? ये सीरीज में है। तो इनका सी इक्विवेलेंट देखो कितना आएगा? इनका सी इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों की गुणा 2 × 6 और 2 + 6, तो कितना हो गया? 2 × 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो ये गया कितनी बार? 4 बार, यानी ये भी कितना हो जाएगा? 3/4। समझ गए? बीच वाले को मैंने हटा दिया, बीच वाले को हटाया, मैंने देखा कि भाई साहब चार्ज आया, चार्ज बटा जो चार्ज इसमें जा रहा है वो इसमें जा रहा है, भाई जो करंट इसमें जाएगी वो भी इसमें जाएगी। तो ये दो, ये 1 है और ये 3 है, तो 1 × 3 और ये 3/4। अब ये दोनों भी सीरीज में हो गए, जो चार्ज इसमें जा रहा है वही इसमें जाएगा। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा? आप चाहो तो उसको ऐसे भी बना सकते हो सर्किट को, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो उसको ऐसे बना दो, अगर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये ऐसे आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये पॉइंट हो गया P और ये कितना हो गया? A, ये पॉइंट हो गया X और बच्चों ये कितना हो गया? Y। ये देखो ये 1, ये 3 का और ये 2 का और ये कितने का? 6 का। तो आप देख लो ये दोनों सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए? 3/4, ये भी सीरीज में हो गया 3/4। ठीक है, तो अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा कि भाई साहब ये 3/4 और बच्चों ये भी कितना हो गया? 3/4। ठीक है, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट बच्चों कितना हो गया? A। अब बताओ ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल। अब सी इक्विवेलेंट AB जो आएगा वो हो जाएगा 3/4 + 3/4, ये कितना हो गया? 6/4, कितना हो जाएगा? 1.5 माइक्रोफेरेड। कितना आएगा? 1.5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 3/4, ये 3/4। ठीक है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन वालों को डायरेक्ट ऐड कर दो, LCM आएगा 4। ठीक है, 4 और 3 कितने हो गए? 6। 6/4, 3/2, 1.2। तो फाइनल आंसर जो आएगा इसका फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों? 1.2 माइक्रोफेरेड। 1.5 माइक्रोफेरेड, 1.5 माइक्रोफेरेड आएगा। इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। 1 मिनट, कहीं कुछ गलती हो रही है क्या बच्चों? ये देखो ये 1 और 3, ये सही है 3/4,
ये 3/4 और ये कितना हुआ 2 और 6, 2 इंटू 6 और 2 से कितना हुआ 8। तो साहब ये कटा 4 बार, ये 3/2 होगा। ये कितना होगा बच्चों, ये 3/2। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, 3/2। तो ये 3/4, ये 3/2 और ये ऐड आएगा आपके पास में 3/2। तो यहाँ पर आपके पास में एलसीएम आएगा 3, तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना आएगा 9/4। सॉरी इसमें आंसर कितना आएगा आपका 9/4। इसमें तो आपके पास में आंसर आएगा, ये आएगा 9/4 माइक्रो फैराड। तो थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान में रखना, ये दोनों सीरीज़ में थे 3/4, ये दोनों सीरीज़ में थे 3/2। फाइनल फिर ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो 3/4 प्लस 3/2 9/4, तो कितना आएगा 9/4। एक क्वेश्चन और देखो इसी का, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसी का। ये कैपेसिटर आपको दिया हुआ है C, ये भी दिया हुआ है C और बच्चों ये भी दिया हुआ है C। ये पॉइंट B और ये पॉइंट हो गया अपने पास में A कैपेसिटर ये दिया हुआ है C का इन दोनों के बीच में, और एक दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और ये सारे जो हैं आपके पास में, ये ध्यान रखना है, ये C का है, ये कितने का है C का। चौक भी काम नहीं कर रही है। ये C, ये C, ये C, ये C, ये C, आपको वही फाइंड करना है C इक्विवेलेंट AB का। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें ध्यान से देखो भाई। ये पॉइंट सिंपल दार है, तो यहाँ पर ये कितना होगा B, ये भी कितना होगा बच्चों B। अब यहाँ B नहीं होगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। वही पहला नोट, जब तक सर्किट में RCL नहीं है, हर वायर पर पोटेंशियल सेम कर दो। यहाँ पर B पॉइंट ले लो, तो यहाँ B, ये B। अब यहाँ B नहीं आएगा। अब यहाँ देखो ये A आएगा, तो ये भी कितना आएगा A। अब जैसे आगे चलेंगे यहाँ A नहीं आएगा, बीच में कैपेसिटर आ गया। तो आप क्या करो मेरे बच्चों, इसको आप X मान लो, ये X है, तो बच्चों ये भी कितना होगा X मानना पड़ेगा, आपकी मर्जी है कुछ भी मान लो। इसको मैं क्या मान लेता हूँ Y, ये Y है, तो बच्चों यहाँ पर भी कितना होगा Y। अब आपके पास में कितने पॉइंट बन गए 4। तो मैंने कहा था जिन दो पॉइंट के बीच में आपको C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। C इक्विवेलेंट किन के बीच में फाइंड करना है, A और B के बीच में। तो A और B को मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। बाकी 2 पॉइंट को आप ऊपर लिख दो, ये X और ये Y। अब पहला देखो, ये पहला ये वाला जो है टिक करते रहना। तो पहला देखो किसके बीच में है, A और X के बीच में। मैं सारे बना देता हूँ, मुझे पता है व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैं बना देता हूँ, बाद में उनके नाम दे देंगे अपन, ठीक है। पहला देखो, साथ साथ में मैं राइट लगाते रहता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं करे आपको। भाई सबसे पहला देखो, ये वाला A और Y के बीच में, ये वाला, तो ये A और Y के बीच में कितना हो गया C, मैंने C लिख दिया। अब ये वाला देखो, ये किसके बीच में है, Y और S के बीच में, ये वाला, ये Y और S के बीच में, ये वाला, तो Y और S के बीच में ये रहा, तो ये C हो गए हम, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये X और B के बीच में है, X और B के बीच में ये, तो ये हो गया X और B के बीच में कितना हो गया C। अब 3 हो गए, इसलिए मैंने राइट लगाया था। ये देखो A और S के बीच में, A और X के बीच में, ये A और S के बीच में, तो ये कितना हो गया C। अब लास्ट कौन सा बचा, ये वाला बचा। तो ये देखो Y और B के बीच में है, ये Y और B के बीच में C। तो समझ गए कैसे करोगे। सबसे पहले इसको B लिखा, ये B, ये B, आगे चला कैपेसिटर आ गया, छोड़ दो बस, B ही खत्म हो गया। इसको Y मान लो, तो ये Y, तो ये भी कितना हो गया Y, ठीक है। ये X है, तो ये भी सिंपल वार है, ये कितना हो गया X। और ये A है, तो ये भी कितना हो गया A। अब ये देखो, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा, डिस अपॉन डिस, डिस अपॉन डिस। भाई इन दोनों, ये देखो अब ये क्या बन गया आपके पास में, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये C1 इजिकल टू C2 इजिकल टू C3 अपॉन C4 है। अगर इसको मैं C1 कहता हूँ बच्चों, इसको मैं C2 कहता हूँ, इसको अगर मैं C3 कहता हूँ, तो इसको मैं C4 कहता हूँ, तो कितना आएगा C अपॉन C अपॉन C। बैलेंस है कि नहीं है। तो बच्चों इसमें करंट I कितनी जाएगी, 0 जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना, तो इसको हटा दो, बस डायग्राम बनाना, इसको हटा देना, ठीक है। और ये अपने पास में पॉइंट है, ठीक है। आपको A और B के बीच में निकालना है, तो A को यहाँ लिख दिया करो और B को यहाँ लिख दो, बस, ठीक है। इनके बीच में चाहो तो बैटरी लगा दो, और नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर आपको बैटरी लगानी है तो बैटरी लगा दो, और नहीं लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो बैटरी लगा दिया करो, क्वेश्चन थोड़ा ईजी होता है। चार्ज आएगा Q,
इसमें कितना, इसमें अगर चार्ज, मैं कहता हूँ चार्ज बढ़ गया इन दोनों में, जो चार्ज इसमें जाएगा वो इसमें जाएगा, तो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए? आप ध्यान से देखना, ये चार्ज देखो Q आया, इसमें चार्ज Q1 गया, इसमें चार्ज Q2 गया, इसमें Q1 है, तो बच्चों इसमें भी कितना है? Q1 है। तो ये वाला बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों? ये दोनों में देखो चार्ज सेम है, इसमें Q1 गया, इसमें भी Q1 आया, यानी कि ये कौन सा हो गया? सीरीज। इनका जो C इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, C इंटू सी, और ये कितना हो जाएगा? 2C, कितना हो जाएगा? C/2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चार्ज Q2 आया, तो यहाँ पर भी चार्ज कितना गया? Q2। तो ये बताओ ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? ये दोनों आपके पास में हो जाएंगे C इक्विवेलेंट, ये भी सीरीज में है आपके पास में, ये भी किस में है? सीरीज में। C इंटू सी, और ये कितना हो जाएगा? 2C। कौन सा फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ बच्चों में? इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, ध्यान रखना, C1 C2 C1 प्लस C2, ठीक है। C से C गया, कितना हो जाएगा? C/2, ठीक है। तो ये C/2 और ये भी C/2। अब देखो ये हो गया C/2, ये भी कितना हो गया बच्चों? C/2। कोई दिक्कत? अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये दोनों बताओ। अब ये देखो, इसमें चार्ज Q गया, दोनों में चार्ज बट रहा है, ये सीरीज में थे, लेकिन अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। ये देखो चार्ज आएगा Q, इसको Q1 मिला, और बच्चों इसको कितना मिला? Q2। तो इसका मतलब ये किस में हो गए? पैरेलल में। अब जो C इक्विवेलेंट आएगा आपके पास में AB में, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल में हो गया। भाई चार्ज तो देख लो, बैटरी लगाई ना, तो चार्ज आया, चार्ज बढ़ गया, इसको कितना मिला? Q1, इसको कितना मिला? Q2। तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ा यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों को ऐड कर दो, C और C कितना हो जाएगा? C। तो C इक्विवेलेंट जो आपके पास में आएगा वो कितना होगा? C होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। ये 4 केस हो गए अपने पास में। कितने केस हो गए? 4। इन्फिनेटिव वायर वाला केस, एक कनेक्शन वायर, सिंपल वायर, पहला केस वायर वाला, दूसरा इन्फिनेटिव वाला लिया, तीसरा मैंने प्लेट का लिया, और चौथा मैंने कौन सा लिया? बैलेंस विद स्टोन ब्रिज। और ध्यान में रखना, बैलेंस में डिस अपॉन डिस, यानी कि C1/C2 C3/C1। तो बीच वाले को आप क्या करो? हटा दो। जैसे बीच वाले को हटाओगे ये सीरीज में बन जाएगा, ये सीरीज में आएगा। इनका C इक्विवेलेंट फाइंड करो, इसका फाइंड करो, और फिर इन दोनों को ये लिख दो। ये C/2 हो गया, ये C/2, और ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। किस में हो गए? पैरेलल में। इसके सर्किट जो क्वेश्चन आएगा आपका, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ना सर्किट, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो आपकी और भी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के वहाँ पे। लिख लिया बच्चों? अब अपन बात करते हैं आज इसमें कि भाई डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन के बारे में अपन बात करते हैं आज। आज बात करते हैं बच्चों अपन डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। हिंदी में बच्चों डाई इलेक्ट्रिक को कहते हैं पैरा वैद्युत, और पोलराइजेशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों ध्रुवीकरण। देखो क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक जो होता है, मैं डेफिनेशन इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है। आपको PDF में इसके नोट्स मिल जाएंगे जिसमें हिंदी में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में मैं नहीं लिख पाऊंगा। डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर क्या करते हैं, जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन करंट जो होती है वो अपने अंदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके देखो क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक इज इंसुलेटर मटेरियल ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो नॉन कंडक्टिंग विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड but not allow current,
करंट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? ड्यू टू नो मोशन ऑफ फ्री चार्ज। देखो बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर विद्युत क्षेत्र, ठीक ना, शॉर्टकट में देखें तो विद्युत क्षेत्र तो क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेंगे, ठीक है, लेकिन आई कितनी रहेगी? 0 रहेगी। यानी कि अपने अंदर, ध्यान रखना, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन करंट उसमें कितनी रहेगी? 0, यानी कि नो करंट। ये कब होगा? जब अपन क्या करेंगे? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक आपके पास में ध्यान में रखना, दिमाग में सेट कर लो डाटा कि भाई साहब डाई इलेक्ट्रिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न करेंगे, अपने अंदर क्या उत्पन्न करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन करंट को वो फ्लो नहीं होने देंगे। करंट को क्यों फ्लो नहीं होने देंगे? क्योंकि करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? फ्री चार्ज की वजह से, ठीक ना। कुछ ये वर्ड बार बार आ रहा है, करंट क्यों आ रहा है? क्योंकि अगला चैप्टर है बच्चों ये, यानी कि अगला चैप्टर अपने आने वाला है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, करंट। तो डाई इलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें करंट तो कितनी होगी? 0 होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपने अंदर बच्चों क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। ये 2 टाइप के होते हैं। इसका टाइप देखो कितने टाइप के होते हैं, पोलराइजेशन क्या होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो इसको ध्यान से समझ लो भाई कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो इसके मैं बात करता हूँ आज टाइप की। तो पहला जो उसका टाइप होता है वो होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। पोलर डाई इलेक्ट्रिक देखो क्या होता है। पोलर डाई इलेक्ट्रिक जैसे मान लो डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, सेपरेटेड होते हैं सच molecules have permanent dipole मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसको मैंने पीछे दिखाया था, मैंने इसको क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो ये देखो ये कैसे होते हैं। पहले बात तो इनके जो भी डाइपोल होंगे उनका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यानी कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक, इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होता है HCl हो गया, H2 हो गया, ठीक है। पोलर डाई इलेक्ट्रिक ध्यान में रखना, पोलर डाई इलेक्ट्रिक ध्यान से देखो, ऐसे होते हैं जिनका सेंटर जो होता है, जिनका केंद्र जो होता है, पॉजिटिव चार्ज का अलग होगा, नेगेटिव चार्ज का अलग होगा। ये जो मैंने पॉजिटिव ऐसे लिखा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव का सेंटर है, और बच्चों ये किसका सेंटर है? नेगेटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके, भाई पॉजिटिव का सेंटर और ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेटेड। तो देख लो पॉजिटिव का सेंटर यहाँ है और बच्चों नेगेटिव का सेंटर कहाँ है? यहाँ है। दूसरा मैंने लिखा है सच मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने दिखाया था Q×2L, ठीक है ना भाई। डाइपोल क्या होता है? याद करो डाइपोल क्या होता है भाई? एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है। डाइपोल का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव। डाइपोल का मतलब होता है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। एक याद है क्या?
एक चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया था, एक मैंने नेगेटिव लिया था, बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी मैंने 2L ली थी। तो देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये डाइपोल बना कि नहीं बना? बन गया भाई साहब। एक पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों बराबर है, डाइपोल बन गया। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q × 2L। और इसकी डायरेक्शन बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है? -Q से +Q। तो इसलिए मैंने कहा है कि पहला पॉइंट तो भाई दोनों का सेंटर अलग अलग हो गया। आप ये देखो ये पॉजिटिव हो गया और बच्चों ये मेरा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो दोनों का सेंटर अलग अलग है कि नहीं है? उसके बाद मैंने कहा था सच मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब इसका डाइपोल मोमेंट देखो किधर होगा? ये रहा। इन सब का डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसका देखो इधर होगा, ठीक है, इसका इधर होगा, ठीक है, और इसका माइनस से प्लस इसका इधर होगा, ठीक है, और इसका इधर होगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, पी जो नेट होता है यानी कि डाइपोल मोमेंट यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है आपके पास में, नेट डाइपोल मोमेंट बच्चों वो कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब ध्यान से देखो भाई, ए पी देखो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर है, ये इधर है, तो इसने इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये पी इधर, ये पी इधर, कैंसिल, इन दोनों ने कैंसिल कर दिया। ये पी देखो नेगेटिव से प्लस ऊपर, ये इधर, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। वैसे ही इसका पी देखो इधर है और इसका पी देखो बच्चों इधर है, ठीक है। तो ये दोनों भी पी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। यानी कि मैंने तो सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स बनाए बच्चों, मैंने तो सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स बनाए। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, करोड़ों के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अपने अपने पी को एक दूसरे को से कैंसिल कर देंगे। इसने इसके पी ने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो ओवरऑल पी नेट कितना होता है? 0 होता है। तो ओवरऑल पी नेट कितना होता है? 0 होता है। परमानेंट मॉलिक्यूल्स होता है यानी कि इस मॉलिक्यूल्स के पास में अपना पी है, इसके पास में अपना पी है, इसके पास में अपना पी है और इसके पास में अपना पी है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट कितना रहेगा? 0 रहेगा। लिख लिया। और इसी तरह ध्यान रखना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों कितना होता है? अंदर अंदर देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? तो वो भी देख लो, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, ये लिख लिया एक बार। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो 0 क्यों होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर होगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर होगा। तो भाई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। जैसे इसके पी ने इसके पी को कैंसिल करा, इसीलिए पी नेट कितना था? 0 था। तो उसी तरह ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कितना होगा? 0। जब आपने नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी अप्लाइड नहीं करा है, तो ये तब की कहानी है। समझ में आ गया? पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक वेरी सिंपल कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होते हैं बस, ठीक है। और पी की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि हर एक मॉलिक्यूल्स अपना पी रखेगा, हर एक मॉलिक्यूल्स का पी होगा, लेकिन ओवरऑल पी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि सारे पी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर कितना होगा? 0। लेकिन ध्यान में रखना इलेक्ट्रिक फील्ड तब 0 होगा जब नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं करा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूँ। अब बात देखो, अभी ध्यान रखना मैंने ये कितना लिखा है? 0। अब कमाल देखो, अब देखो क्या होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं अपन। अब क्या होगा? मैंने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या कर दिया बच्चों? अप्लाई कर दिया। ध्यान से देखना, ये काम में आने वाली चीज़ है। अब ध्यान से देखना। तो देखो कहानी कुछ ऐसे है, कहानी कुछ ऐसे है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। ये इसके मॉलिक्यूल्स बना लेता हूँ मैं, ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते अपन, ठीक है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस। अब बच्चों मैंने क्या कर दिया? इस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया, तो याद करो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। माइनस चार्ज पर किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखो, मैं एक मॉलिक्यूल्स को समझा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स को ले लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूँगा ऐसे,
एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई करूँगा तो इस पर देखो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इस पर फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स बच्चों ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है ना आपका, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे घूम जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा। इस पर क्या लगा, टॉर्क लगा। क्या लगा, टॉर्क लगा। तो अब इन सब का जो डायग्राम जो है, हर मॉलिक्यूल्स पर टॉर्क लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर लगेगा, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल्स को मैंने दिखा के रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, अब ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इस पर देखो फोर्स लगेगा ऐसे, इस पर लगेगा ऐसे, पॉजिटिव पे लगेगा ऐसे, इस पर लगेगा ऐसे, इस पर ऐसे, इस पर ऐसे, इस पर ऐसे, इस पर ऐसे, ठीक है। फोर्स दिखाते रहना भाई। इस पर देखो लगा तो ये घूम गया, इस पर लगा तो ये घूम गया। तो सारे घूमे हुए मॉलिक्यूल्स को मैं दिखा देता हूँ ऐसे। सारे नहीं घूमेंगे, दानगना 99% मॉलिक्यूल्स घूम जाते हैं, ठीक है ना। मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स मान लो आपके ऐसे रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90% मॉलिक्यूल्स दानगना रोटेट हो गए। तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक है भाई। पॉजिटिव दाना रिलेटिव फील्ड की डायरेक्शन बनाना, ये आपके पास में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। अब क्या होगा, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर होगा, इसका पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका भी इधर होगा, इसका भी इधर होगा। सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो गया कि नहीं हो गया। पहले मैंने कहा था इस वाले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिया था, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया, इन दोनों का आपस में कैंसिल हो गया, और बच्चों इन दोनों का भी कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कितना लिया, जीरो लिया। जीरो क्यों लिया, बताओ बताओ भाई। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसका देखो इधर है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया। इसी तरह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसी वजह से ओवरऑल ध्यान में दिमाग में रखना, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था मेरा, जीरो था। लेकिन भाई साहब अब ऐसा नहीं हो रहा है। ये देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे एक डायरेक्शन में हो गए। तो इसका मतलब अब ये ई सबको जोड़ूंगा तो ये मेरे को मिल गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आई का मतलब क्या है बच्चों, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलूँगा मैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। इसलिए मैं अब ये एरो हटा रहा हूँ, ये एरो कुछ काम की नहीं है अपने, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे हुआ भाई। अब ये ई एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ तो देखो एक दूसरे के ई को कैंसिल कर दिया तो जीरो हो गए। भाई साहब अब ऐसा नहीं होगा। अब इसका ई और इसका ई बच्चों, इसका ई और इसका ई जुड़ेगा, इसका ई जुड़ा, इसका जुड़ा, सबका जुड़ के इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। कितना बन गया, ई आई। और इसको अपन बुक्स में देखो कैसे दिखाऊंगा, इसको दिखाने का तरीका और है। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, नेगेटिव को एक तरफ ले लूँगा अपने और पॉजिटिव को मैं एक तरफ ले लूँगा। तो दिखाने का तरीका और देख लो। इसको जो मैं दिखाऊंगा, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ये मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कौन सा एक्सटर्नल, ये नेगेटिव, कौन से 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये प्लस, ये पॉजिटिव, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया मेरा। ये मेरा हो गया बच्चों कौन सा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा क्या हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। समझ में आ गया कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या करेंगे, अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, इंड्यूस कर देंगे। ये समझ में आ गया, इंड्यूस कर देंगे। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं ना। ये देखो इधर है लेफ्ट में, ये इधर है राइट में। तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अरे हाँ कि ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस। ये कहानी थी किसकी, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और इसको मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट। ये सारे क्या हो गए, अरेंजमेंट हो गए। टॉर्क लगाना, सब पर टॉर्क लगा, इसको घुमा दिया, इसको देखो यूं घुमा दिया, इसको यूं घुमा दिया, इसको यूं घुमा दिया, इसको यूं घुमा दिया। क्यों घुमाया, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा साहब, फोर्स लगेगा तो ये हो जाएंगे अरेंज। ये हो गया आपके पास में पोलर। लिखो देखो। अब अपन बात करते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ये समझ में आ गया पोलर। इसके बाद में बच्चों अपन बात करते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अब अपने पास में सेकंड बच्चा दूसरा टाइप नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक।
इलेक्ट्रिक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुवित परावैद्युत। इसकी कहानी बच्चों कुछ अलग होती है। उसमें मैंने क्या कहा था, कहीं पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग रहते हैं। पोलर में क्या था, पोलर में यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था। इसमें क्या होता है, जहाँ पॉजिटिव होता है वहीं क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हो गए, उसमें 6 लिए थे, इसमें भी 6 ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसमें देखो भाई, पोलर में तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट थे। इसमें क्या है, कौन साइड एक की जगह है। तो इसमें देख, इसमें क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा सेंटर यानी कि ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड, एक ही जगह है। पॉजिटिव नेगेटिव आयन का जो सेंटर है वो एक ही जगह है। पॉजिटिव नेगेटिव आवेश का सेंटर क्या है, एक ही जगह है, पहली बात। अब सेंटर एक जगह है तो बच्चों क्या होगा, सच मॉलिक्यूल्स हैव नॉट डाइपोल मोमेंट। अरे भाई साहब, डाइपोल मोमेंट जो होता है ना P, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2L। लेकिन यहाँ तो देखो साहब, L कितनी हो गई, 0, तो P भी कितना हो जाएगा इनका, 0। इसमें तो ये L थी, इनके बीच की डिस्टेंस जिनको अपने 2L लिया था, सॉरी 2L थी, तो इसमें देखो 2L कितना हो गया, 0। याद है क्या, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P Q × 2L। अब एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव पर आ गया तो भाई साहब जगह ही नहीं बची बीच में, तो P कितना हो जाएगा इनका, 0 हो जाएगा। तो P यहाँ पर दानगना 0 होगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यार पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर आ गया। दानगना रियल में ऐसा होता है, जहाँ पॉजिटिव होता है वहीं नेगेटिव होता है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि दिख जाए, वरना ये क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। रियल में तो ऐसा होता है, ये नेगेटिव और नेगेटिव के ऊपर ये पॉजिटिव। तो समझ में आ गया, सच मॉलिक्यूल्स हैव नॉट डाइपोल मोमेंट, कोई डाइपोल मोमेंट इनका नहीं होता है। अब क्या करेंगे अपन बच्चों, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहानी थोड़ी बदल जाएगी। अब मैं जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मैंने क्या कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी विद्युत क्षेत्र में अप्लाई करूंगा, तो देखो पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा इधर, नेगेटिव पर लगेगा इधर। ठीक है भाई, देखो कहानी रियल में देखो कहानी होगी क्या, कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव पर फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पॉजिटिव पर तो उसके डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव में अपोजिट लगेगा, तो ये पोलराइज हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, यूँ ऐसे। तो ये तो आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप का संरचना स्ट्रक्चर कर देंगे, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे यूँ। सारे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं दानगना, तो ये हो जाएगा आपके पास में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या हो गए बच्चों, ये पोलराइज हो गए, ये क्या हो गए, ये सारे क्या हो गए, पोलराइज, दुर्वित हो गए, दुर्वित। पोलराइज का मतलब क्या हो गए, दुर्वित हो गए ये। ठीक है, तो अब इसमें जब एक्सटर्नल फील्ड आपने देखा कि जब मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूँ तो ये दुर्वित हो गए, तो अब इसके अंदर क्या हो गया, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वो नॉट जीरो है, लेकिन दानगना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना पोलर में हुआ, क्योंकि भाई साहब सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं होते। मैंने तो सारे बना दिए, मान लो ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, मान लो एक हुआ ही नहीं हो, एक ऐसे ही रह गए हो। यहाँ पर जरूरी थोड़ी है सारे दुर्वित हो, एक ऐसे ही रह गए हो। इसलिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ये दानगना इंड्यूस को क्या बोलते हैं, ये जो है आपके पास में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रेरित विद्युत क्षेत्र। प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लगभग 0 होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में बच्चों बहुत कम होगा। तो ये कहानी होगी किसकी, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक।
इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके पास में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये हो गए अपने पास में दो टाइप के डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, एक होता है पोलर और एक बच्चों कैसा होता है नॉन पोलर, ठीक है ना। पोलर में नेगेटिव अलग रहेगा, पॉजिटिव अलग रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा खासा मिलेगा। इसमें भाई साहब कुछ नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह है। तो ये कौन सा टाइप हो गया, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। समझ में आ गया, हाँ कि ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक, पल्ले बढ़ गया। अब अपन पढ़ते हैं डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ठीक है भाई। मैंने एक कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर है मेरे पास में, ठीक है। ये देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव उतना ही दानकना नेगेटिव बनाना, ठीक है। जितने पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। और अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैंने नाम दे दिया E0। अभी मैंने कोई डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक जब मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगा तो भाई ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5, ठीक है। और 5 ही नेगेटिव बनाओ, 1 2 3 4 5। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो किधर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो जो भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं यार एक मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ कि इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना। के अपने पास में क्या है बच्चों, ध्यान रखना, के को मैं बोलता हूँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये टर्म बच्चों पहले भी आई है अपने पास में, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी में इसको कहते हैं परावैद्युत नियतांक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परावैद्युत नियतांक। इसका एक नाम और होता है, इसी को मैंने पहले परमिटिविटी में, परावैद्युत में F∩R से दिखाया था। इसको मैं एक नाम और देता हूँ, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ये पहले पढ़ चुके हो आप 5वें या 6ठे लेक्चर में, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, F∩R से। अपन इस चैप्टर में इसको के से दिखाएंगे, ध्यान रखना। के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका क्या काम होता है, ठीक है, वो भी बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये होता है क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब होता है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट करा है, और जब आप इंसर्ट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इसके मॉलिक्यूल्स देखो कैसे हो जाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल सीधे बना देता हूँ मैं, भाई ये इधर है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, कैसे आएगा मैंने वो आपको बता दिया। ये हो गया अपने पास में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेगेटिव है तो 1 2 3, ध्यान रखना, इससे कम बनाना, ठीक है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोलराइज नहीं होते हैं। समझ में आ गया। अगर इसको मैं कहता हूँ प्लस सिग्मा, इसको मैं क्या कहता हूँ प्लस सिग्मा, तो इसको मैं क्या कहूँगा माइनस सिग्मा। सिग्मा पता है ना, सिग्मा क्या होता है वैसा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले मैंने कैपेसिटर लिया, पहले बच्चों मैंने क्या लिया है, कैपेसिटर लिया। कैपेसिटर में आपको पता है एनर्जी स्टोर करता है, पोटेंशियल एनर्जी। एक प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरी को मैंने क्या दिया, नेगेटिव। ये भी सबको मालूम है कि कैपेसिटर की जो 2 प्लेट होती हैं, इनर प्लेट पर चार्ज क्या आता है, इक्वल एंड अपोजिट आता है। तो इस पर देख लो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। अब मैंने क्या करा, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया और उस पोलर डाइलेक्ट्रिक को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स पर टॉर्क लगेगा, वो अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो मैंने नेगेटिव को यहाँ दिखा दिया और इसके पॉजिटिव को मैंने यहाँ दिखा दिया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा बच्चों, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो जाएगा, E माइनस E, और ये कितना हो जाएगा, F∩K। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। पहले मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E0/K। यानी कि बाय यूज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस।
इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कितना हो जाएगा बच्चों, 1/k टाइम्स, 1/k टाइम्स इतना हो जाएगा। समझ गए। अब इसको थ्योरेटिकल में देखो और समझ लो। अगर मैं कहता हूँ, ध्यान से समझो, अगर मैं कहता हूँ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 10 है, कितना है 10 है, कितना है 10 है, और डाई इलेक्ट्रिक मेरे पास कितना है आधा है, कितना है आधा है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये कितना है 10 है ना, और डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आधा है ना, तो ये कितना इंड्यूस कर देगा 5 करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसको नेट कितना करना है, तो डाटा थोड़ा सेट बैठें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करना है 1/k करना है। तो आप यहाँ से कहानी देखो, आपके पास में k कितना है आधा है, k कितना है बच्चों मेरे पास में, k मैंने कितना लिया हाफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना हो जाएगा भाई 10 है ना, 10 का आधा कर दो, कितना कर दो 5, तो ये 10 है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों अपने पास में इधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करना है मेरे को 5 करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैंने एक कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, मैंने कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं लगाया कैपेसिटर में, मैंने कोई डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करा है मेरे बच्चों, कोई मैंने डाई इलेक्ट्रिक अभी तक इंसर्ट नहीं करा है। ये कहानी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 है, बहुत बढ़िया 10 है। अब मैंने क्या करा, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, एक पारा वैद्युत पदार्थ इंसर्ट कर दिया जिसका k कितना है हाफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना हो जाएगा E माइनस इंड्यूस। समझ गए ना कैसे होगा। अरे यार इसकी डायरेक्शन देखो इधर है, इसकी डायरेक्शन देखो इधर है, तो दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई। वेक्टर क्वांटिटी मालूम है ना, मैं कहता हूँ ये मेरा हाथ है, एक बंदा मेरे को 10 न्यूटन से खींच रहा है, 10 न्यूटन से, एक मेरे को 5 से खींच रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा 5, या एक मेरे को 10 से खींच रहा है, एक मेरे को 2 से खींच रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा 8। तो ये देखो ये 10 था, ये E0 था और ये इंड्यूस था, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने नेट में देखो दोनों को घटाया है, दोनों को जोड़ा नहीं है, घटाया है। क्यों घटाया है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का बच्चों अपोज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये लिखा है। और फाइनल रिजल्ट ये है हाँ कि ना। अब इसको समझो, अब मैं डाटा लेके समझाया, देखो पहले कितना था 10, ये कितना है 10, ये कितना हो गया हाफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए अपन को 5 चाहिए, कितना चाहिए 5, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इतना ही, तो नेट 5 चाहिए। तो भाई साहब ये 10 है, चाहिए कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है लिखो इसको। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर मान लो मैं आपको इस बार एग्जांपल थोड़ा बढ़िया ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब था, इसको मैं 100 ले लेता हूँ, इसको मैं कितना ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ मेरे बच्चों, इसको मैं कितना ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। तो भाई साहब आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस बार कितना आएगा, जो भी एक्सटर्नल है उसका k टाइम्स, यानी कि ये 100 है और ये 1/4 है, तो इस बार बच्चों कितना हो जाएगा 25, यानी कि अब ये 100 है, कितना है 100 है, और अपन को चाहिए कितना 25 चाहिए, कितना चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना चाहिए 25 चाहिए। तो बताओ बच्चों ये कितना बनेगा, फिर 75 बनेगा। भाई साहब ये 100 ये 75, तभी तो मिलेगा 25, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो देखो इसको नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिखो। तो भाई डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 1/k टाइम्स, 1/k टाइम्स। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब अगर मेरे पास में एक्सटर्नल फील्ड कितना है, मान लो 20 है, और मैं कहता हूँ मेरे पास में k कितना है 1/4 है, कितना है 1/4 है, तो आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E0 डिवाइडेड बाय k, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूँगा E0 डिवाइडेड बाय k। ये देखो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल का मतलब ये मेरे पास में E0 कितना हो गया 20, और 1/k, k कितना है k जो है आपके पास में 1/4 है, ठीक है। तो ये हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो k जो है 1/k टाइम्स कम कर देगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको 5 करना है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मेरा 15, भाई ये 20, ये कितना हो गया 15। तो ये ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है
उसको कम करता है। कौन कम करता है बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक। ये इम्पोर्टेंट नोट्स है अपने पास में, लिखो। लिख लिया बच्चों? तो यहाँ से इस लेक्चर को आज अपन एंड करते हैं। अपने देख लिया कि भाई डाई इलेक्ट्रिक अपन यूज करेंगे तो ये क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। कितना करेगा? 1/k टाइम्स। कितना करेगा? 1/k टाइम्स रिड्यूस कर देगा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी अपने पास में आएगा वो कितना हो जाएगा? 1/k हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/k हो जाएगा। ठीक है, तो 1/k कर देगा, उसको कितना रिड्यूस कर देगा? 1/k टाइम्स। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को तो रिड्यूस कर दिया, पोटेंशियल को क्या करेगा और कैपेसिटेंस को वो कितना करेगा, कैपेसिटेंस का और देखेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इसके न्यूमेरिकल करते रहें, डीपीपी भी इसकी मिल जाएगी आपको। इसके न्यूमेरिकल ज़रूर करते रहें, सॉल्व करते रहें। थैंक यू।